इसका मतलब वोट किसी और को दो और सरकार कोई और चलाए। ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो सबसे पहले तो जहां जगन्नाथ जी को याद करता हूं और नमन करता हूं, वहीं यहां के इष्ट देव नरसिंह नाथ को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं इस धरती के, पावन धरती के पुत्र माधव सिंह जी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर 72 वर्ष में शहीद हुए, ऐसे वीर सेनानी को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं उड़िया के महान कवि गंगाधर मेहर जी को भी, जिन्होंने उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा का गौरवशाली धरोहर, उसको उन्होंने जागृत किया, ऐसे गंगाधर मेहर को भी, इस पावन धरती के पुत्र को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो एक बात और कहना चाहता हूं, वो है समस्तिं को नमस्कार। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपन माने हिंदी बुझी पारो क्षमत्युना? धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, अभी अभी हमारे प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित जी आपके सामने मोदी जी के बारे में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बदला है। मैं आपके माध्यम से बरगढ़ की जनता को मोदी जी के आने के पहले और आने के बाद जो दो बातों का अंतर पड़ा है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। आप याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2014, 2014 के पहले साधारण नागरिक, साधारण मनुष्य, भारत का राजनीतिक मानचित्र को जानने वाला मानवी, आम आदमी के मन में यह स्पष्ट था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। उदासीन मानसिकता से हम भरे पड़े थे, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब राजनेता ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के कर्तृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता ने भारत के आम आदमी के मन में भर दिया कि 2024 में आज भारत अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। आज विकसित भारत का संकल्प का सपना देख रहा है। जो कभी कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा, वो आज भारत को अग्रगणी देशों में, दुनिया में खड़ा देख रहा है। दूसरी बात, मोदी जी ने राजनीति की और राजनेताओं के चाल ढाल, रंग ढंग, ये सब बदल डाला। राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई।
राजनीति का तौर तरीका बदल गया, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले लोग राजनीति करते थे जाति के नाम पर। 10 साल पहले राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते थे। भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे और वोट बैंक की राजनीति करते थे और अपने को उस गद्दी पर आने के लिए फूट डालो राज करो का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब जवाबदेह की राजनीति हो गई, विकासवाद की राजनीति हो गई, जाति के राजनीति को धत्ता दिखा दिया, धर्म की राजनीति को धत्ता दिखा दिया और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। इसलिए आज राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति, परिभाषा सब मोदी जी ने बदल डाली। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं है, आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो गई। रिपोर्ट कार्ड की, जो भी राजनेता आता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है और बीजेपी के नेता तो छाती ठोक के बोलते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये मोदी जी ने स्पष्ट किया है। आज विकासवाद की राजनीति, आज जवाबदेही की राजनीति, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये होकर के खड़ा हो गया है। मित्रों, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। एक समय था भारत पिछलग्गू देश था, पिछलग्गू, कोई पूछता नहीं था। आज भारत जब अमेरिका की अर्थनीति डमाडोल हो रही है, जब जापान की अर्थनीति आगे बढ़ नहीं पा रही है, जब चाइना की अर्थनीति पिछड़ रही है, जब यूरोप की राज्य अर्थनीति डगमगा गई है, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में, जो 10 साल पहले अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी बड़ी। मित्रों, हम कभी दवाई बाहर से खरीदते थे, बाहर से दवाई आती थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, 28 साल। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार, दिमागी बुखार, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापान में बनी और 2006 में भारत में आई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का पहला केस 2020 के जनवरी में आया। 2000 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं
दो वैक्सीन भारत को बना करके दी और डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को बचाया। लेकिन इतना ही नहीं, आज भारत ने अपनी वैक्सीन कोरोना की 100 देशों में भिजवाई, 100 देशों में, और 48 देशों में वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी। यह भी भारत का रिकॉर्ड बन गया। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दवाई बनाने में दूसरे नंबर का देश है, दूसरे नंबर का देश। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, सबसे असरदार। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। कभी हम जापानी गाड़ी डैटसन टोयोटा की बात करते थे, आज भारत ने जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं, तीसरे नंबर पर खड़े। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। आपके यहां जो माइनिंग होती है, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो। और एक बात आपके साथ मैं बार बार सबको सुनाता हूं, आपको भी बताना चाहूंगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना आपके हाथ में मोबाइल? बताइए हाथ उठा करके, है ना मोबाइल? ये मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। दुनिया का 7वें नंबर, दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश भारत हो गया है। आप बताइए, आपने 10 साल में हाईवे बनते हुए देखे कि नहीं देखे? बोलो, जोर से बोलो, हाईवे देखे कि नहीं देखे? 4 लेन देखा कि नहीं देखा? हाईवे देखा कि नहीं देखा? ओवरब्रिज देखा कि नहीं देखा? आज मोदी जी के नेतृत्व में 55,000 किलोमीटर हाईवे बन गया, 55,000 किलोमीटर। और प्रतिदिन 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है 28 किलोमीटर। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसमें भी 51,000 किलोमीटर का रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा मित्रों कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी, आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। कॉमन सर्विस सेंटर, गांव का नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल का काम कर रहा है 2 लाख गांव में। और यही कांग्रेसी, यही बीजू जनता दल के लोग क्या कहते थे? भारत तो अनपढ़ है, भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या होगा, यहां ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, ये तो अनपढ़ देश है, यहां डिजिटल कौन इस्तेमाल करेगा। आज मोदी जी के राज में सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। आज कबाड़ी वाला भी डिजिटल पेमेंट देता है, डिजिटल पेमेंट देता है। ये डिजिटल इंडिया हो गया, बढ़ता हुआ डिजिटल इंडिया। आज गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, गरीब, आज 80 करोड़ की जनता को, और 80 करोड़ की जनता को
5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जा रहा है। और वह यहां भी लाखों परिवारों को दिया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहा हूं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 15 लाख परिवार आपके बरगढ़ में हैं जिनको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। और उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया जा रहा है। मित्रों, इसके कारण आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बताता है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। यह बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 2000 रुपए किसान के खाते में 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में चला जाता है। और उड़ीसा में 32 लाख किसान के खाते में जाता है और बरगढ़ में 1,60,000 किसानों के खाते में जाता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और मोदी जी ने तय किया है कि आने वाले समय में अगले 5 साल में आप प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना। अगले 5 साल में उड़ीसा और भारत दलहन में, दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। हमको बाहर से नहीं मनाना पड़ेगा। मित्रों, यह भी बताना चाहूंगा, लगभग 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया है और उसमें से 60,000 सिलेंडर उड़ीसा में पहुंचाया है। लेकिन अब अगले 5 साल में याद रखना, अब आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी आपके घर में सस्ती गैस पाइप से पहुंचा देंगे, पाइप से पहुंचाएंगे। यह भी बदलता भारत होगा। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाएंगे, बहनों को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। 4 करोड़ मकान बनाए गए, 4 करोड़। समीर बाबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1993 में 1993 में मैं एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ मेरे घर आकर के मुझे बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था, सुनाओ। कहता था, आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, 2 घर। बताओ किसको दूं? मैं बोलता था कि 1 अनार 100 बीमार। मैं किसको दूंगा? वीडियो ये तू ही रख ले, तेरे को मुबारक, मैं नहीं बांट पाऊंगा ये 2 मकान। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। और कैसे मकान बने हैं? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, गैस का सिलेंडर। और आप इंतजार करना, 5 साल में मोदी जी आपके घर की बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर। और सौर ऊर्जा से बिजली होगी और बिजली से आपका घर का खर्च चलेगा। और जो आप बिजली खर्च कर दोगे वो आपकी
जो आप खर्च नहीं कर पाओगे वो सरकार को दे देना, सरकार आपको उसके बदले पैसे देगी, आपके आमदनी का साधन बन जाएगा। मित्रों, आयुष्मान भारत, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने यह जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री के रहते मुझे दिया गया था। मुझे खुशी है बोलते हुए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया, 5 लाख रुपए का। और कौन है ये लोग? गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। लेकिन नवीन बाबू को पसंद नहीं आया। नवीन बाबू बोले नहीं, हमारा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी को कैंसर हो गया, और मैं बता दूं कि इस योजना के तहत लगभग 68 लाख परिवार उड़ीसा के वंचित हैं, 68 लाख परिवार। कौन है ये लोग? जो मद्रास में जाकर के तमिलनाडु में काम करते हैं, जो बंगलौर में जाकर काम करते हैं, जो मुंबई में जाके काम करते हैं, जो वहां पर लेबर का काम करते हैं। अगर किसी को कैंसर वहां हो गया, अगर वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया, तो बीजू जी का स्वास्थ्य कल्याण केंद्र काम करबे ना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आयुष्मान भारत का मोदी जी की योजना, अगर बरगढ़ का भी आदमी मुंबई में जाके इलाज कराएगा तो मोदी जी का पैसा 5 लाख रुपए सीधे दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। यह है आयुष्मान भारत। और आप प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना। मोदी जी ने तय किया है, सुन ले सब लोग, जो भी इस देश का नागरिक है जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर का होगा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको मोदी जी की तरफ से हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, 5 लाख रुपए का। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, और मोदी जी सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का उन्होंने योजना बनाई है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बीजू जनता दल के हमारे नवीन पटनायक जी उड़ीसा को कितना प्यार करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी यहां दूसरी सरकार होने के बावजूद भी उड़ीसा के लोगों के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और विकास में उनको जोड़ते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आपको टैक्स का पैसा मोदी जी ने 3.5 गुना बढ़ा दिया है। आपके ग्रांट इन एड 3 गुना बढ़ा दिया गया है, और उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परमानेंट कैंपस भी बना दिया है, और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी भी बनाई गई है। रेलवे में 12 गुना बजट को बढ़ा दिया गया है, और नेशनल हाईवे उड़ीसा में, सिर्फ उड़ीसा में 4300 किलोमीटर बना है, 4300 किलोमीटर। इस तरीके से विकास हो रहा है। आप बताइए, झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
मित्रों, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, ये हर तरीके से विकास का काम हुआ है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि आपके यहां तीसरी लाइन रेलवे की मनोहरपुर, राउरकेला, झारसुगड़ा और जामगा, इसका भी काम चल रहा है। उसी तरीके से झारसुगड़ा में वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट ये बन करके तैयार हो गया है। और इसी तरीके से झारसुगड़ा से भोजपुर का रोड, वह भी, उसका भी काम ले लिया गया है। प्रदीप पुरोहित जी बहुत ही उत्तम किस्म के सज्जन व्यक्ति हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा लगे रहते हैं। वैसे ही हमारे गोविंद भाई, ये भी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बोलिए, इनको आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? जरा जोर से बोलिए, मिलेगा ना? आशीर्वाद मिलेगा ना? मित्रों, इनके माध्यम से बरगढ़ का आगे आने वाले में समय में एक विकास के दृष्टि से नई कहानी लिखी जाएगी। मित्रों, मैं यहां एक बात और बोलना चाहता हूं और वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज आपको पता है कि उड़ीसा का शासन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? कौन? नहीं सुनाई दिया? देखिए, इसका मतलब वोट किसी और को दो और सरकार कोई और चलाए। ऐसी सरकार चाहिए क्या? जोर से बोलो, ऐसी सरकार चाहिए क्या? पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? कुछ समझ में नहीं आता। कैसी सरकार चल रही है? अधिकारी सरकार चला रहे, आपने ही उनका नाम लिया। एमएलए, एमपी हाथ पे हाथ धर के बैठे, कोई पूछता नहीं है। कोई यहां पर एमएलए की कोई ताकत है क्या? कोई है ताकत? कोई एमपी का सुनता है क्या? तो आपके वोट का क्या मतलब है, जरा मुझे समझाओ। आप जिसको चुनकर भेजते हो उसको कोई सुनता नहीं है, जिसको सुनते हैं उसको आप जानते नहीं हो। ऐसी सरकार चलने देनी है क्या? चलने देनी है क्या? आप बताओ, आजकल मंच पर अकेला कौन बैठता है? मंच पर अकेला कौन बैठता है? कौन बैठता है? और एमएलए, एमपी कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? आपके मुख्यमंत्री आपसे मिलते हैं क्या? आपसे मिलते हैं क्या? आपके साथ उड़िया में भाषण देते हैं क्या? आपकी समस्याओं को सुनते हैं क्या? दिन प्रतिदिन के काम में मिलते हैं क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? मित्रों, अब समय आ गया है जब उड़ीसा की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ रही है जो जवान हो, जो उड़िया का रहने वाला हो, जो उड़िया की भाषा में बात करता हो और जो दिन प्रतिदिन अपने प्रशासन को देखता हो और दिन प्रतिदिन उड़ीसा की तकलीफ को समझता हो। बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? जरा जोर से बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? तो आपको नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको उड़ीसा का मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको उड़िया बोलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको दैनंदिन काम करने वाला, आपकी समस्या सुनने वाला मुख्यमंत्री चाहिए ना? अगर आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए तो कमल का बटन दबाई दियो, उसको दबा देना। उसको दबाओगे तो आपको विकास मिलेगा। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैं यहां से ये भी बताना चाहता हूं कि अब शासनकर्ता वो होना चाहिए जो इस मिट्टी से निकला हुआ, जो यहां की संस्कृति को जानता हो, जो यहां की भाषा बोलता हो और जो आपका भाई हो, वो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसीलिए ये उड़ीसा के स्वाभिमान का सवाल है, स्वाभिमान का। ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो और उड़ीसा के संस्कृति को जानने वाला हो और उड़ीसा की अस्मिता को पहचानने वाला हो, उड़िया की अस्मिता को पहचानने वाला हो। बोलो, मुझे वायदा करते हो?
बोलो वायदा करते हो मुझे, करोगे ना? आप बताओ, ये बीजू जनता दल के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये करोड़ों करोड़ों रुपए डकार गए कि नहीं डकार गए? बोलो, ये करोड़ों करोड़ों रुपए डकार गए कि नहीं डकार गए? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों, ये मैं आपके साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज समय की आवश्यकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिले। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, सुभद्रा योजना को लागू करना है ना? सुभद्रा योजना को लागू करना है। मैं बहनों से सुनना चाहूंगा, सुभद्रा योजना को लागू करना है क्या? 50,000 टाका 2 साल में खर्च करने का मौका मिलेगा। 50,000 रुपए। और बहनें अपने मर्जी से करेंगी, जो खरीदना चाहेंगी खरीदेंगी। ऐसी ताकत देने वाली योजना को आगे बढ़ाना है। और बताओ, ये जो हमारे रत्ना भंडार में उसकी चाबी खो गई है, मालूम है ना? रत्ना भंडार की चाबी, वो चाबी वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर रत्ना भंडार की चाबी चाहिए तो 25 तारीख को, 20 तारीख को, 1 तारीख को कमल की चाबी को घुमा देना, अपने आप रत्ना भंडार की चाबी मिल जाएगी। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे यह निवेदन करने आया हूं। उड़ीसा का बहुत दिनों तक उड़ीसा पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। उड़ीसा के लोग शांत प्रिय लोग हैं, लेकिन अब वो सहने वाले नहीं हैं और अब वो आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसीलिए मैं कहूंगा, द्विथरा पद्मा दुई गुणा विकास, उड़ीसा रे होबे बीजेपी सरकार। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़िया।